जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, हमने अपना फर्स्ट हेड ऑफ इनकम स्टार्ट किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने डिस्कस किया अभी तक बेसिक्स। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने डिस्कस किया कि जनाब सैलरी के लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जरूरी है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। फिर हमने पढ़ा कि रिसीट बेसिस का एक केस में एक्सेप्शन है, सैलरी इन एरियर्स। तो फिर हम रिसीट बेसिस, एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, रिसीट बेसिस पे भी जा सकता है, एक्रूअल पे भी जा सकता है। वो ऑप्शन वो सेलेक्ट करेगा जिस पे उसको फायदा हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लाजमी नहीं है कि जिस एम्प्लॉयर के साथ आप अभी जॉब कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो सैलरी हो। ठीक है, फिर हमने बेनिफिट्स को स्टार्ट किया और बेनिफिट्स डिफरेंट फॉर्म्स में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, इन द फॉर्म ऑफ perquisites, in the form of other benefits और terminal allowances हमने पढ़ लिए और perquisites स्टार्ट किए थे। एक पढ़ा था ना perquisites में, कन्वेंस कार पढ़ा था ना जी। आज सेकंड perquisite पढ़ेंगे और वो है accommodation। क्या है बच्चों, क्या है accommodation? allowances में देखे तो कन्वेंस अलाउंस था, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस था। परक्विजिट्स में अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे, फ्लैट दे, रिहाइश दे दे। मतलब मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर मेरा ना हो, वो राइस का हो, एम्प्लॉयर का। तो बेनिफिट है कि नहीं है? तो अकोमोडेशन के केस में इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या रिकॉर्ड करोगे? तो हायर अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, हायर ऑफ व्हाट जी, हायर अमाउंट लेंगे। हायर ऑफ व्हाट? नंबर ए 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ये एम्प्लॉय की सैलरी होगी। इन दोनों में जो ज्यादा अमाउंट आएगी, आर एक्चुअल रेंट if accommodation had not been provided। कह रहे जनाब राइज मुझे कहे कि अब्दुर्रहमान या तो G10 में हमारा घर है आप उसमें रह लें, या अगर उसमें नहीं रहते तो मुझसे इतना रेंट ले लें। ठीक है, दोनों चीजों में। और मैं अकोमोडेशन ले लूं, क्या ले लूं? अकोमोडेशन। तो फिर या तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी या जितना रेंट मुझे ऑफर किया गया, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो एम्प्लॉय की क्या हो जाएगी? इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा वो एम्प्लॉय की क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, कौन से दो अमाउंट्स का कंपैरिजन करना है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट इफ अकोमोडेशन हैड नॉट बीन। थोड़ा सा दिमाग खोल ले, अगर मैं ये ले लूं रेंट, पैसे ले लूं, तो फिर ये कन्वेंशन, सॉरी, फिर ये हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर टोटली टैक्सेबल। समझ आ रही है? अगर मैं अकोमोडेशन ले लूं, क्या ले लूं, तो फिर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना। समझ आ रही है? अगर पैसे ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। पैसे पैसे आ रहे हैं, फिर क्या है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन किसे कहते हैं? रिहाइश। बच्चों समझ आ रही है जी? आगे नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी। नंबर 3 क्या है बच्चों? अगला परक्विजिट है मेडिकल फैसिलिटी। आपने अलाउंसेस में पढ़ा मेडिकल अलाउंस। क्या पढ़ा? मेडिकल अलाउंस। एक मिनट जी बच्चों, तो अगला है मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल अलाउंस आपने पढ़ा, वो अलाउंस था, ये है फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इलाज करवाए। क्या करवाए? इलाज करवाए। ठीक है, अच्छा फैसिलिटी बच्चों दो तरह से होगी,
या तो ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगी, समझाता हूं, या तो ये क्या होगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ये ऐसी होगी कि नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगी, नॉट एग्रीड। ठीक है, देखिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। मैं राइज में आया, मैंने जब राइज ज्वाइन कर रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा था राइस के साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, मैं एम्प्लॉय राइस एम्प्लॉय, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था राइस ने कि अब्दुर्रहमान आप जब बीमार होंगे तो हम आपका इलाज करवाएंगे, इलाज का खर्चा हमारे ऊपर होगा, इसको हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि इलाज हम करवाएंगे, लेकिन मैं बीमार हो जाऊं और फिर भी एम्प्लॉयर मेरा इलाज करवाए, समझ आ रही है, तो ये मेडिकल फैसिलिटी हुई कौन सी वाली, नॉट। अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे और ये मेडिकल फैसिलिटी कौन सी वाली हो, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ये क्या होगा बच्चों, टोटली एग्जेम्प्ट, नॉट अलाउड। और अगर ऐसी मेडिकल फैसिलिटी के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एग्री नहीं था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इलाज करवाया, तो फिर इस पे जितना खर्चा आएगा वो टोटली टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके हो गया बच्चों, बोले क्लियर है जी। आगे है, अच्छा के इसी के साथ के सेम एम्प्लॉयर से, ये बात याद रखनी है, हाँ बच्चों, सेम एम्प्लॉयर से, ये मैं इसको स्टेरिक भी कर लेता हूं, सेम एम्प्लॉयर राइस से अब्दुर्रहमान को दोनों चीजें मिले, क्या क्या, दोनों चीजें क्या क्या, मेडिकल अलाउंस भी मिले और अब्दुर्रहमान को राइस की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी भी मिले। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, इधर 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 लिखना बनता है। फिर मेडिकल फैसिलिटी कितनी तरह की है, दो, किस तरह से, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ा, और नॉट एग्रीड। तो रिलेशनशिप आपने देखना है, अगर ये वाला रिलेशनशिप बने, कौन से वाला रिलेशनशिप, सेम एम्प्लॉयर से सेम एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस हो प्लस क्या हो, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी कौन सी वाली है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा, मैं कहता हूं रिलेशनशिप ए, तो फिर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी ए में जी, मेडिकल अलाउंस। नॉर्मल टैक्स ट्रीटमेंट क्या थी मेडिकल अलाउंस की, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये थी ना, क्या थी नॉर्मल ट्रीटमेंट, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो खत्म हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल, और मेडिकल फैसिलिटी टोटली एग्जेम्प्ट। ओके हो गया बच्चों। अगर ये रिलेशनशिप बनी, मेडिकल अलाउंस हो और मेडिकल फैसिलिटी हो, और मेडिकल फैसिलिटी कौन सी वाली हो, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बी रिलेशनशिप बन जाए, तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। मेडिकल अलाउंस का नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या था, एग्जेम्प्ट अप टू 10, अब इधर भी एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ, और मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या थी, टोटली टैक्सेबल ना, यहां भी टोटली टैक्सेबल, फिर टैक्स ट्रीटमेंट में कोई चेंज, चले नोट करें शब्द।
जी बच्चों, अच्छा अगला आ जाए। इसके बाद ये कितने होंगे? मेडिकल फैसिलिटी हो गई बच्चों। यस सर। हाँ, इधर देखें, मुझे फिर नोट कर लें, ठीक है, इकट्ठे। नंबर 3 इधर सुन, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। क्या बच्चों? हाँ, कंसेशनल लोन। इधर सुनिएगा प्लीज, कंसेशनल लोन, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या तो इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे। इंटरेस्ट फ्री मतलब कि मार्केट में 13% है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 0% पे दे, तो फायदा है एम्प्लॉय का कि नहीं, ठीक है। या फिर कंसेशनल, मार्केट रेट है 13% बैंक्स का और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय को लोन दे दे 5% पे, 6% पे, 8% पे, 2% पे, 3% पे, तो फायदा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे बच्चों। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट जो आएगा वो एम्प्लॉय की क्या होगी? सैलरी इनकम। अब इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इज इक्वल टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बेंच मार्क रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। ओके हो गया, ये फार्मूला हो जाए। क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चों? बेंचमार्क रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं। राइज ने अब्दुर्रहमान को लोन दिया, कितना? 20 लाख, ठीक है। और डिफरेंट केसेस, फॉर एग्जांपल केस ए में अब्दुर्रहमान 0% इंटरेस्ट पे कर रहा है। केस बी ले लेते हैं कि अब्दुर्रहमान 6% इंटरेस्ट पे कर रहा है। और केस सी ले लेते हैं कि अब्दुर्रहमान कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है? 10%। ओके हो गया। बेंचमार्क रेट जो है ना बच्चों, बेंचमार्क रेट ये हमेशा कितना परसेंट होगा बच्चों? कितना परसेंट होगा? 10%। या तो वो क्वेश्चन में बता दे तो फिर वो लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बेंचमार्क रेट क्या है? 10%। मैं समझाता हूं बेंचमार्क रेट क्यों 10% रखा है। एक केस में आ जाए, एक केस में इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट बेनिफिट का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू लोन अमाउंट। लोन अमाउंट कितना है? 2 मिलियन। बेंचमार्क रेट कितना है? इंटरेस्ट एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है? 0 जी। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो कितना आ गया? 10% 2 मिलियन का 2 लाख आ गया ना। ये अब्दुर्रहमान की क्या हो जाएगी? सैलरी। बी केस में आ जाए, 2 मिलियन इंटू 10%, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? 6%। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 80,000। ये अब्दुर्रहमान की क्या हो जाएगी? सैलरी। सी पे आ जाए, इज इक्वल टू 2 मिलियन इंटू 10% माइनस 10। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 2 मिलियन 0, तो सैलरी कितनी आ गई? हाँ, ओके हो गए। इधर सुनिए, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस रूल का लिखा नहीं है कहीं पे, इस रूल की मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे देना, कौन? तो एम्प्लॉय को सालाना कितना फायदा होता है? 10%। इस लोन से सालाना कितना बेनिफिट मिलेगा? 10%। तो बेनिफिट किससे मिल रहा? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिलेगा तो क्या होगी? सैलरी। ओके हो गया। हमने कहा ठीक है, आपकी बात मान ली। यहां देखो, पहले केस में एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है? सालाना बेनिफिट अब्दुर्रहमान को कितना हो रहा है? 10। वापस कितना कर रहा हूं एम्प्लॉयर को? 0। तो सारे का सारा 10% इनकम फ्रॉम सैलरी।
ओके हो गया। सालाना बेनिफिट कितना हो रहा है एम्प्लॉय को? 10%। वापस कितना कर रहा हूं? तो बेनिफिट कितना? 10% बेनिफिट। 10 रुपए का फायदा हो रहा था, 6 रुपए वापस कर दिए एम्प्लॉयर को, मेरे पास कितने बचे? 4%। समझ आ रही है? ओके हो गया। तीसरे केस में सालाना बेनिफिट कितना हो रहा था? 10%। वापस कितना कर रहा हूं एम्प्लॉयर को? मुझे क्या फायदा हो रहा है? 0। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना जाएगा? 0। ओके बच्चों, क्लियर है? बोले क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है हाँ लोन के, बस ये नोट करें, फिर आप जो है ना ये समझ लें, फिर आप नोट करें। एक्सेप्शंस का मतलब क्या? नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लोन। नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लोन, ठीक है। नंबर फर्स्ट एक्सेप्शन, लोन अमाउंट इज अप टू ₹1 मिलियन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 10 लाख या 10 लाख से कम लोन दे देना, फिर एग्जेम्प्ट होगा, नो इंटरेस्ट बेनिफिट। फिर कोई इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करने की जरूरत, अगर लोन अमाउंट कितना हो, 10 लाख या 10 लाख से कम। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है? जी बी, इंटरेस्ट इज waived up by employer। इंटरेस्ट माफ कर दे कौन? एम्प्लॉयर। तो आप कहोगे सर यहाँ तो माफ है ना, 0% है, तो आप तो इनकम फ्रॉम सैलरी इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट किए 2 लाख। माफ करना और 0% चार्ज करना, इसमें फर्क है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। राइज अपने जितने एम्प्लॉइज को लोन देता है राइज, तो उनसे 0% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। राइज जिस एम्प्लॉय को भी क्या दे रहा है? लोन, तो कितना % चार्ज कर रहे हैं? 0%। अब्दुर्रहमान को लोन दिया तो कितना चार्ज करें? क्या मुझे माफ किया इंटरेस्ट? ये माफी नहीं, ये वाला केस। कौन से वाला केस है? ये वाला। अब सुनिएगा, राइज बाकी जितने एम्प्लॉइज को लोन दे रहा था, कितना % चार्ज कर रहा था? लेकिन जब अब्दुर्रहमान को दिया तो कितना चार्ज किया? 0। ये माफी है। बाकियों से चार्ज कर रहा है, सिर्फ किससे नहीं कर रहा? मुझसे नहीं कर रहा। ये क्या है? माफी। अब क्यों? किसी वजह से मुझसे नहीं करेगा ना, बोले ना कि बाकी एम्प्लॉय से कर रहा है, एक एम्प्लॉय से नहीं कर रहा, तो किसी वजह से नहीं करेगा ना। वजह क्या है? बहुत सारे वजह हो सकती है, एक मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 2 साल पहले राइस को पैसों की जरूरत पड़ी थी, मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनको 20 लाख रुपए दे दिया। 6 महीने बाद मुझे वापस किया राइस ने, और मुझे इंटरेस्ट का पूछा कि इंटरेस्ट, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, ये कर्ज हसना था। अब 2 साल बाद किसको जरूरत पड़ी? एम्प्लॉय को। मुझे कितना लोन दिया? 20 लाख। एथिकली राइज मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकेगा? जहन में होगा ना कि यार इस बंदे ने हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, हम कैसे चार्ज कर? इंटरेस्ट माफ करे बच्चों, माफ करे, और उसके पीछे कोई रीजन, तो फिर इस केस में नो टैक्स ट्रीटमेंट। फिर आपने इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट नहीं करना। समझ आ रही है? चलो नोट करें अब। जी लेकिन अगर कंपनी जो कंसेशन दे रही है 6% या 5%, तो उसको 105% वापस करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही। मतलब इंटरेस्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं, उसको बेनिफिट ऊपर 5 रुपीस का मिला। इंटरेस्ट देखो ना, हमने देखो बच्चे एक चीज, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं,
ठीक है, लोन पे जो हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, हम आप सारों का कर रहे हैं। पहली बात तो याद रखिएगा कि ये काम सिर्फ तब करना है जब कहां से मिले बच्चों, कहां से मिले और किसको मिले? एम्प्लॉय को, बैंक से नहीं। बैंक से मुझे फ्री में लोन मिले ना, मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। इधर सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये किससे देखना है? एम्प्लॉयर्स। फिर लॉ कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि अगर आपको एम्प्लॉयर से लोन मिले ना, राइस से मुझे लोन मिले, तो मुझे सालाना 10% बेनिफिट होता है। ईयरली मुझे कितना फायदा पहुंचता है? 10%। अब बेनिफिट कहां से मिल रहा है? एम्प्लॉयर से। तो कहां पे जाएगा? एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉय के कौन से हेड में जाएगा? सैलरी में। ठीक हो गया। अब वो बेनिफिट अगर 10% है, मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है और 10 रुपए में सारे के सारे मेरे जेब में आ रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना परसेंट जाना चाहिए? 10%। अगर मैं 6 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, टोटल मुझे 10 रुपए का फायदा हो, कितना फायदा हो? 100 में से 100 रुपए के पीछे मुझे कितना फायदा है? 10 रुपए। 10 में से 6 रुपए में वापस कर रहा हूं, किसको? एम्प्लॉयर को, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे जेब में बेनिफिट कितना बचा? 4। तो 4% के हिसाब से इंटरेस्ट के बेनिफिट कैलकुलेट होगा। अगर है 10 रुपए और वापस भी 10 कर रहा हूं या 10 से ज्यादा, फिर मुझे कितना फायदा हो रहा है? 0। तो 0 इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बेनिफिट है, इंटरेस्ट बेनिफिट, ये कैसे हमें मिल सकता है? अगर हमने किसी से लोन लिया, मतलब ये 1 million लिया, तो हमें 1 million वापस करना होगा और उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं ना बच्चे। हाँ, अच्छा, आप यहाँ कंफ्यूज हो। आज मुझसे लोन मैं आज राइस से, इधर सुनिएगा, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ये बेनिफिट कैसे है? क्वेश्चन ये है बच्चे का। अच्छा, इधर सुनिएगा, मैं आज राइस से 20 लाख रुपए लोन लेता हूं। डेट क्या है? अक्टूबर का महीना। साल बाद वापस करूंगा 20 लाख रुपए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, तो फायदा कैसे हुआ? हाँ, 20 या 20 से ज्यादा करूंगा तो मेरा नुकसान है ना। 20 लाख रुपए मुझे राइस ने दिए, क्या ये 20 लाख रुपए मेरे हैं? किसके हैं? राइस के। यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो फायदा नहीं। किसी और के पैसे में यूज कर रहा हूं, फायदा है कि नहीं है? दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि आज के 20 लाख और साल बाद के 20 लाख रुपए बराबर नहीं होंगे। समझ आ रही? इसलिए ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सारा जो है ना, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने इनको गलत लेके गए, इसलिए ये सूद में हो गए। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, आप किसी से लोन लेते थे, वो आपको कैश नहीं देता था, वो आपको दुकान ले जाता था, आपको चावल खरीद के दे देता था, या आटा खरीद के दे देता था, या गोल्ड खरीद के दे देता था, या चांदी खरीद के दे देता था। अब आपको उसने 10 तोले गोल्ड खरीद के दे दिया कि जनाब मुझे आपने साल, 2 साल, 5 साल बाद जब पैसे वापस करने हैं तो मुझे कैश वापस नहीं करना, मुझे 10 तोले सोना वापस करना। समझ आ रही? तो आज से पहले 10 साल पहले नहीं, मेरे ख्याल में 1918 में मुझे सोने के रेट का पता है, आई थिंक था 65,000 रुपए या 70,000, क्योंकि मैंने बनवाया था। कितना था? ये किसकी बात कर रहा हूँ? 2018 की। आजकल क्या है? 4 लाख। तो अगर मैंने 10 तोले सोना दिया है उस टाइम, तो मेरे कितने पैसों का आया था? 6,50,000 का, या 7 लाख का कर ले मैक्सिमम। हाँ, आज अगर मुझे वापस करेगा 10 तोले सोना तो कितना करेगा? 40 लाख रुपए उसके खर्च हो। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। लेकिन अगर मैं किसी को 7 लाख रुपए दे दूं और कहूं कि अब 40 देने हैं, ये सूद है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चे? ठीक है, तो बेनिफिट इस तरह से है। बेनिफिट क्यों नहीं है? पैसे किसी और के यूज मैं कर रहा हूं, 1 साल में यूज करूंगा। अच्छा, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी छोड़ दे, ये सोच ले 20 लाख रुपए साल में यूज करूंगा तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो सकता। होगा ना? देखे ना, सिंपल सा, इधर थोड़ा सा दिमाग खोले, सोचने की कोशिश करे। ठीक है, मुझे राइस 50 लाख रुपए लोन दे दे। इधर बच्चे लिखना मत, बच्चे मैं प्रैक्टिकली आपको फायदा बताता हूं इससे। ठीक है, आपको नजर आ जाए। 50 लाख रुपए लोन दे दे, मैं 50 लाख पे घर खरीद लूं। क्या करूं? घर खरीद लूं। अभी अपने घर से पहले मैं 50,000 रुपए किराया दे रहा था घर का, अब कितना किराया दे रहा हूं?
फायदा है कि नहीं? फायदा कहाँ से हुआ? लोन अमाउंट से। कहाँ से हुआ? मंथली कितना? 50,000। मेरी बात समझ में आ रही? तो फायदा लोन का होता है, आप किसी से ले ले तो लोन का बेनिफिट होता है, ठीक हो गया। अगर एम्प्लॉयर से ले ले तो फिर ये बेनिफिट है और इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको तरीकाकार बताया। चलिए नोट करें शब्द। बच्चों जी ये हो गया। अच्छा अब जो है ना कुछ अदर बेनिफिट्स है, ये भी समझिएगा आसान से, ठीक है। अदर बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। जैसे आसान, आपने सैलरी को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि सैलरी को समझने के लिए आपने जहन में बेनिफिट का कॉन्सेप्ट रखना है। किस चीज का? बेनिफिट, ठीक हो गया। मेरे घर का बिजली का बिल है, वो एम्प्लॉयर पे कर दे, मुझे फायदा है कि नहीं? बोले बच्चों 50,000 रुपए बिल है, 50 का 50 एम्प्लॉयर पे कर दे, फायदा है कि नहीं? इनकम फ्रॉम सैलरी। 50 में से आधा पे कर दे, फायदा है कि नहीं है? आधा इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चों की स्कूल की फीस है, एम्प्लॉयर पे कर दे। ड्राइवर की सैलरी है, मेरा पर्सनल ड्राइवर है, एम्प्लॉयर पे कर दे। मेरा सिक्योरिटी गार्ड है घर का, एम्प्लॉयर पे कर दे, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। बच्चे अब इधर सुने ना, ये तो समझ लें, ठीक हो गया। तो ये अदर बेनिफिट्स है। अदर बेनिफिट्स कैलकुलेट कैसे करना है? अमाउंट देखनी है, कितना फायदा हो रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को। ओके बच्चों, बोले क्लियर है? ठीक है। फिर एसेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों? एसेट्स। एसेट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब ट्रांसफर करता है ना, तो दो पर्पस दो होते हैं, या तो यूज के लिए देता है या फिर परमानेंट भी ट्रांसफर कर सकता है ना बच्चों, कर सकते हैं कि नहीं? जैसे राइज अच्छे परफॉर्मेंस पे अब्दुर्रहमान को लैपटॉप दे दे, एसेट है ना, ट्रांसफर कर दे। मेरी बात समझ में आ रही? यूज के लिए देखो ना, तो यूज के लिए अभी हमने कुछ पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? जैसे हमने कार पढ़ा के अगर यूज के लिए गाड़ी दी जाए तो हमने टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ ली। घर दिया जाए अकोमोडेशन, हाँ बच्चों ठीक है ना। जैसे लोन वगैरह, ये भी कैश भी एसेट है, समझ आ रही है? ये बेनिफिट्स। अब कुछ ऐसे एसेट्स है जिसके लिए एसी है, यूज के लिए फ्रिज दे दे, एसी दे दे, फर्नीचर दे दे। अच्छा, तो इस केस में ऐसे एसेट्स जिसके लिए स्पेसिफिकली कोई रूल नहीं बताया गया, तो ऐसे और किसके लिए दिए गए? मतलब एसी दे दिया मुझे कि घर में यूज करो जब तक आप मेरे एम्प्लॉय हो। मतलब मैं अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप खत्म होगा राइस के साथ तो एसी वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में बच्चों इन एसेट्स के ऊपर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? और टैक्स डिप्रिसिएशन क्या ट्रीट की जाएगी? सैलरी। मतलब ये टैक्स डिप्रिसिएशन क्या है? बेनिफिट है ना। वैसे डिप्रिसिएशन आपने पढ़ा है ना। नॉन करंट एसेट क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हम हासिल करें, तो जितना बेनिफिट हम हासिल करते जाते हैं उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, वो माइनस करते जाते हैं हर साल। समझ आ रही है? तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इन एसेट्स के ऊपर? टैक्स डिप्रिसिएशन। और टैक्स डिप्रिसिएशन को हम बेनिफिट्स कंसिडर करेंगे, और वो टैक्स डिप्रिसिएशन की अमाउंट एम्प्लॉय की क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके हो गया। अगर एसेट परमानेंटली ट्रांसफर की जाए तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब कहे ये आपका हो गया। फॉर एग्जांपल एक एसेट दे दिया 10 लाख रुपए का, कहता है एम्प्लॉय को कि आप 6 रुपए दे दें। 10 रुपए की चीजें हम आपको कितने में दे देते हैं? 6 रुपए में। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 10। एम्प्लॉय ने कितना पे किया? 6। नेट बेनिफिट कितना हुआ एम्प्लॉय को? ये 4 रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके हो गया बच्चों। ये फार्मूला है अगर कभी एसेट ट्रांसफर हो जाए। क्या फार्मूला है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस पेमेंट बाय
एम्प्लॉय, नेट पेमेंट बाय एम्प्लॉय 0 भी हो सकती है, समझ आ रही है? फेयर मार्केट वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है जी? अब यहां से आप जो है ना ये नोट करो, एग्जांपल नंबर, बुक मैंने दे दी है, प्रिंटिंग के लिए चली गई है, इंशाल्लाह कल तक या परसों तक आ जाएगी, ठीक है? ये इसका प्रिंट नहीं लेना, हाँ जी। एग्जांपल नंबर 5 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है या 4 से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा हमने किया था आखिरी? 3 किया था, 3 किया था। 4 से लेके एग्जांपल नंबर 10 तक आप कर लोगे, कहां तक? 4 से 10, ठीक है? ये जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना ये सारे इन एग्जांपल्स में कवर हो रहे। ओके हो गया? कल चेक करूंगा रजिस्टर पे, ये नहीं मुझे मिलने को मिले सर मेरा रजिस्टर रह गया, मैंने दूसरे वाले रजिस्टर पे किया था, ठीक है? ये करने हैं आपने, सही है? फिर कल कोई मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, जिन्होंने ना किए हो तो उनको फिर कल वाले प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आएंगे। ओके बच्चों, चल ओके जी, अल्लाह हाफिज।